नीट के लिए हर साल लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन की अगर अपन बात करें तो कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है, बाकी का नहीं होता है। तो क्या इसमें तैयारी का कोई रोल है, जो प्रिपरेशन की जा रही है उसका कोई रोल है, या 11th और 12th का सिलेबस सीधा ही पढ़ करके नीट का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? अगर प्रिपरेशन का कोई रोल है तो कोचिंग जाने की जरूरत है या नहीं है, किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए आपका, वो सारी बातें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में अगर आप भी जीरो से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं नीट प्रिपरेशन, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, या अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है लेकिन किन्हीं मिस्टेक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सेशन आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 11th के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 12th क्लास के बाद में ड्रॉप लेते हैं और वहां पर प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी अच्छी करते हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रीजन से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं और होते भी हैं, जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अगर जीरो लेवल से आप कर रहे हैं तब भी ये सेशन आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो 5th और 6th पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊंगा वो आज तक आपको कोई नहीं बता पाया होगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट है वो। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो स्टार्ट अपन करते हैं। अगर नीट की प्रिपरेशन आप जीरो लेवल से करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो है सिलेबस। सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है नीट का सिलेबस। इसमें आपको करना क्या है, बायो में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बायो को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बायो का ही रोल है। क्यों? क्योंकि बायो 50% मार्क्स कवर कर रहा है नीट के एग्जाम में 360। अगर उसे हल्के में ले लिया तो लास्ट में एग्जाम तक जाते जाते 360 में से अगर आपके 320 आ रहे हैं या 300 आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बायो का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है 100%। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, लेकिन वहां पर आपको, अगर आप बायो के स्टूडेंट है, वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो आगे के इस टॉपिक में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस प्रिंट आउट लेना है सिलेबस का, एनटीए नीट की वेबसाइट से। उसको जो भी आपका स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, वहां पर पेस्ट कर लेना है उस सिलेबस को, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सीधा एनसीईआरटी उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है स्टडी मटेरियल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं गलती कर जाते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। वो अगर कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है उसको देख रहे हैं, या उनके सीनियर से उनको देख रहे हैं, तो उनको जस्ट कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी, उसका स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मार्केट से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है, कोई नीड आपको नहीं है। मैंने आपको बताया कि ड्रॉपर्स को आप देख रहे हैं, अपने सीनियर्स को देख रहे हैं, उनको वो जो ले रहे हैं वो भी आप ले रहे हैं, तो वो गलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही कुछ ऐसी बुक्स होती है जो पढ़ रखी होती है, ठीक है, इसीलिए वो दूसरे बुक्स की ओर जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, लिमिटेड सोर्स आपको रखना है। लिमिटेड सोर्स रहेगा तो सिलेक्शन के आप उतना ही पास रहेंगे। जितना ज्यादा आप स्टडी मटेरियल को बढ़ाएंगे उतना ही लास्ट में रिवीजन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आपको स्टडी मटेरियल लिमिटेड ही रखना है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आए। लगभग मैं बात करूं ऑन एन एवरेज सभी बुक्स में, जैसे एग्जांपल ये आप ले लो, बायो की मैं बात करूं, कोई एक अलग पब्लिकेशन और कोई दूसरा पब्लिकेशन, तो उसमें आप देखेंगे तो 90 to 95% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सेम मिलेंगे। बाकी 5% क्वेश्चंस अलग कर देंगे वो, तो स्टूडेंट सोचता है कि नहीं यार इसके अंदर अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक ही बुक को आप पढ़िए, लेकिन उसको बार बार पढ़िए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और कंफ्यूजन भी आपको किसी टाइप का नहीं रहेगा। अब आपने स्टडी मटेरियल भी ले लिया है, सिलेबस भी आपने देख लिया है, आपको पढ़ा दिया है, क्लासरूम में पढ़ा दिया, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपने पढ़ लिया। लेकिन उसके बाद में केवल पढ़ना नहीं है, उसके नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं वहां पर, और उन्हीं नोट्स को आपको रिवाइज करना है। हो सकता है जितने शॉर्ट नोट्स आप बनाइए,
ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको समझाया गया, पूरा का पूरा आपने नोट डाउन कर लिया नोटबुक में और उसे ही पढ़ते जाए, नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए और उसका आपको रिवीजन करते रहना है। कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन होगा नीट एग्जाम से पहले, तो आप अच्छी रैंक स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है? रिवीजन भी आपने कर लिया, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब इसको मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा। प्रैक्टिस का मेरा सिंपल सा मीनिंग है, यहां पर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, किसी की भी आप बात कर लीजिए, एक चैप्टर आपने पढ़ा, एक टॉपिक आपने पढ़ा, तो उसके फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आप लोग उठा लीजिए, अगर फिजिक्स आपने पढ़ी है तो, या केमिस्ट्री पढ़ी है तो, या बायो पढ़ी है तो 90 क्वेश्चंस। अब आपको, अगर आप कोचिंग से जुड़े हुए हैं, कोचिंग आपने ज्वाइन की है, तो वहां से आप एक ओएमआर शीट ले लीजिएगा, और नहीं भी तो आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, स्टेशनरी की शॉप पे, उस ओएमआर शीट की आप 10-15 कॉपीज पहले से रखिएगा अपने पास। अब आपका भी टेस्ट नहीं चल रहा है, जो भी आपने थियरी पढ़ी है क्लासरूम में, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है सेल, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे फिजिक्स के अंदर आप जब भी बैठेंगे तो मिनिमम आप 50 क्वेश्चंस लेके बैठेंगे उसी टॉपिक के, सेम ऐसा ही केमिस्ट्री के और सेम ऐसा ही बायो के। बायो में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखने हैं उस चैप्टर के 90, ठीक है, या 100 भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो 50 क्वेश्चन है आपके पास, ओएमआर शीट आप लेंगे, टाइमर सेट करेंगे 1 घंटे का, 1 आवर का, और इसी टाइम में आपको ये 50 क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर है? हो सकेगा इसके अंदर तो आपको 35 क्वेश्चंस सोल्व आप कर देंगे, 7 क्वेश्चंस आपने नेगेटिव कर दिए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है, वो आपने छोड़ दिए। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चंस की जो भी थ्योरी है, इसका मतलब क्या है, ये क्लियर है, और बाकी जो 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसकी थ्योरी आपके क्लियर नहीं है, उसके कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो इनको आपको क्या करना है, इनको आपको रिवाइज करना है वापस से। क्लियर है? इनका आपका सोल्यूशन आपको नहीं देखना है डायरेक्ट, इनको आपको पहले रिवाइज करना है, उस टॉपिक को क्लियर करना है, उसके बाद में आपको इनको देखना है। फिर भी इसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, तो आप जो सब्जेक्ट टीचर है उससे हेल्प आपको यहाँ पर लेनी है। एक और काम यहाँ पर आपको करना जो कोई नहीं बताएगा, ये जो 15 क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं किसी भी टॉपिक के, उसको आप उसी चैप्टर में या अलग से अगर आप नोटबुक बनाते हैं तो बढ़िया बात है, तीनों सब्जेक्ट की। आपको इन क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जिस भी टॉपिक से ये रिलेटेड है, उनको अलग से आपको नोट डाउन कर लेना है और उनको ज्यादा रिवीजन करना है। अगर पूरे चैप्टर को आप 2 बार रिवाइज कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को कम से कम 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये पहले भी आपको इसमें प्रॉब्लम हुई थी। क्लियर है? तो ऐसे आप करोगे तो हर एक चैप्टर से आपको लगभग बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें क्या होगी, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, और जब नीट तक आप जाते जाते उनको प्रिपेयर करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन अभी मान लो कि इसमें से मैं क्या करूं, 15 क्वेश्चंस अभी मैंने छोड़ दिए हैं, चाहे तो टेस्ट में या ऐसे ही कि यार 10 क्वेश्चंस तो मेरे को आ गए और 5 जो है मैं बाद में देख लूंगा, तो ऐसे 5 करते हुए अगर मैं टोटल बायो की बात करूं, जैसे 38 चैप्टर से, तो 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने क्वेश्चंस आप छोड़ दोगे, ठीक है, हर एक चैप्टर से कितने टॉपिक्स आप छोड़ दोगे लास्ट टाइम के लिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। क्लियर है? तो ये आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट, जो भी कोचिंग का टेस्ट आपका हो रहा है उसमें आपको अपीयर होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक्स करते हैं कि वो टेस्ट कहीं और किसी दूसरी कोचिंग का देते हैं, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कहीं और से आप ले रहे हैं उसका कोर्स, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना, जिस कोचिंग में आप एनरोल हुए हैं उसी कोचिंग में आपको टेस्ट देने हैं। वहां पर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तब आप सोच सकते हैं कि नहीं यार दूसरी जगह अपन ज्वाइन कर लें, लेकिन वहां पर अगर स्कोर नहीं आ रहा अच्छा, तो उन पर आपको पूरा फोकस करना है, क्लासरूम पर आपको पूरा ध्यान देना है, तभी काम आसान हो पाएगा। और टेस्ट की मैंने आपको बता दिया है, टेस्ट का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। सेम वैसे ही अब 180 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस जो आ रहा है उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों के अलग अलग आपको एनालिसिस करना है। टेस्ट देते टाइम आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 3 घंटे का जो टाइम है उसमें आपको देखना है कितने क्वेश्चंस मैं सही कर पा रहा हूं और कितने में छोड़ रहा हूं, मेरी स्पीड कम है,
ठीक है, एक्यूरेसी पर पूरा आपको ध्यान देना है, जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही ही हो। ठीक है, ये आपको टेस्ट देते टाइम आपको करना है ये दोनों बात। एनालिसिस में टेस्ट देने के बाद में जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं 720 में से आपके 600 बन रहे हैं, तो खुश होने की जरूरत आपको नहीं है। आपको उसमें थोड़ा सा दुखी होना है, सोचना है कि 120 मार्क्स मेरे कहाँ कटे हैं। ठीक है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। 120 मार्क्स कहाँ आपके कटे हैं, उन टॉपिक्स को आप देखिए, उनका रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद में उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर में करने हैं। क्लियर है? नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि फर्स्ट टेस्ट में 600 आए, सेकंड में 620 आए, थर्ड में मान लीजिए 620 आए, फोर्थ में 650 आए, तो आप यहां पर देखेंगे तो आप ये भी तो देखो मार्क्स कहां गए। 600 से 120 कहां गए, 620 आए तो इसमें 100 मार्क्स कहां गए, इसमें 100 मार्क्स कहां गए, 650 में आपके पास 70 मार्क्स कहां गए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं आप इन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो लास्ट में बहुत आप पर बर्डन आ जाएगा और उनको रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट में आपको ये ध्यान में रखना है। अब एग्जाम एनालिसिस की जो भी मैंने आपको बात की थी, एनालिसिस आपको करना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन एनालिसिस करते टाइम आपको, आप एक ब्लैंक व्हाइट शीट लेंगे, पेपर लेंगे और उस पर दो ग्राफ आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, या एक से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ग्राफ की जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक की पॉइंट है नीट की प्रिपरेशन में, कोई भी नहीं बताएगा। एक्स एक्सिस जो है आपकी, सिंपल सा आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायो में भी पढ़ते हैं बहुत बार। तो यहां पर आपके टेस्ट टेस्ट नंबर आप लोग लिख लीजिएगा। टेस्ट नंबर लगभग कोचिंग में आप ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो 15 टेस्ट तो आपके साल में हो ही जाएंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर लिख लीजिएगा और इधर आप लोग लिख लीजिएगा मार्क्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टेस्ट जो मेरा था उसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं 600, तो ये फर्स्ट था। यहां मैं मार्क्स लिखता हूं 500 से मैं स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि मेरे इतने तो आ ही जाएंगे, मुझे कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ना लिखे 500 और जीरो से ही शुरू करें आप, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 720 तक आपको जाना है। अब आपके फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स आए 600, ये लिए 600, यहां से शुरू कर दिया मैंने 600। सेकंड टेस्ट में मान लीजिए आपके आया है 610, फिर 620, इस प्रकार से। फिर आपका 550 आया किसी टेस्ट में, किसी में 500 ही आ रहा। तो ये आपका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। लेकिन करना क्या इसके अंदर, इसके अंदर यही आपको करना है, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि ग्राफ अगर जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टेस्ट में आपके 0 मार्क्स ही आ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट से लास्ट तक आप जाओगे तो आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप से होना चाहिए, इंक्लाइन होना चाहिए, ना कि रैंडम इस प्रकार से फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। जो ग्राफ है वो फ्लक्चुएट करेगा तो नीट में सिलेक्शन के चांसेस भी क्या होंगे, कम यहां पर होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये कोई भी नहीं आपको बताएगा। जैसे फर्स्ट टाइम अगर फ्लक्चुएट हो रहा आपका इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ है जिसमें फर्स्ट टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए, फिर इंप्रूव हो रहा है यहाँ पर, कुछ टेस्ट तक इंप्रूव हुआ तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या कोई ऐसा टॉपिक आया जिसमें आपके मार्क्स नहीं आए तो वो वापस नीचे आ रहा है। तो इससे आपको आइडिया रहेगा ऑन एन एवरेज। जैसे इसकी मैं बात करूं, जैसे ये वाला जो यहाँ कहीं ये आ रहा है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मार्क्स आएंगे वो उतने वहां पर आपके आएंगे नीट में। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई मैजिक हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा कि आपके मार्क्स सीधे ही इंप्रूव हो जाएंगे। अगर 500 आ रहा तो वहां 600 आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, थोड़े बहुत ज्यादा आते हैं वहां पर 20 to 30 मार्क्स, लेकिन इतना भी नहीं कि वहां पर 400 या 450 से सीधा ही आप 600 पे चले जाओगे, सिलेक्शन की कैटेगरी में चले जाओ। तो ग्राफ कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, तो ये जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर ही आपका जाना चाहिए, कुछ इस टाइप से। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ग्राफ आपका इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, इंक्लाइन ही होना चाहिए, ना कि डिक्लाइन। इसको आपको ड्रॉ करना है। तो दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें मार्क्स कम आ रहे, उन टॉपिक्स को हर एक सब्जेक्ट में आप लोग नोट करते चलेंगे। टेस्ट वाइज आपको नोट करते जाना कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हुई थी और इनको मुझे बार बार रिवाइज करना है 10 डेज 15 डेज में। दूसरा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तब आपका काम आसान होगा।
तब आपको पता चल पाएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। फर्स्ट टेस्ट में आए थे वो सेकंड टेस्ट तक याद रहेंगे, थर्ड तक याद रहेंगे, लेकिन फोर्थ टेस्ट में जब आप जाओगे, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स आप याद करोगे तो नहीं पता होंगे कितने आए थे एग्जैक्ट। तो आपको जो ग्राफ है वो आपको ड्रॉ करके रखना है, आसानी रहेगी इस टाइप से आप प्रिपरेशन करोगे तो। क्लियर है? तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, जो पांचवा और छठा पॉइंट्स जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप से आप जीरो लेवल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर और भी किसी टाइप के आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है, पिक्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आपको मैं इस आईडी से मिलूंगा इंस्टाग्राम पर, वहां आप मुझे सर्च करके भेज सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर डाउट की पिक्चर भेजनी है तो ही आप जुड़िएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं जुड़ सकते, क्योंकि मैं फिर रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा बाकी कोई बात होगी तो नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।